हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए का सोशोलॉजी जो है सेमेस्टर फर्स्ट है, जिसका कोड जो है SOCR 413। यानी इसमें हम आज बुक करेंगे विकास का समाजशास्त्र, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो चैप्टर है 9th काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार जो है व्यापीकरण, यानी विश्व व्यापीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो आज हम इसके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जो हम करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर है MA क्लास के बच्चों के लिए, जिन्होंने सोशोलॉजी का जो है सब्जेक्ट अपना MA में रखा है। इसके अंतर्गत जो आज हम बुक कर रहे हैं सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, और हमारा जो आज चैप्टर होगा 9th विश्वव्यापीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमारा क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन तो कोई भी हो सकते हैं, सिर्फ आप क्वेश्चनों को समझना है कि विश्व व्यापारीकरण से क्या भाव है और भारत में विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। देखिए ये पहले तो आपसे अर्थ पूछा हुआ है, और भारत में विश्वव्यापीकरण किस प्रकार से है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जनरल सी बात है, यही आंसर आपने लिखना है उसके बारे में, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय द ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। MA के जो बच्चे सोशोलॉजी में अपना MA कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और इसी पे हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब तो क्वेश्चन समझ के आ ही गया होगा कि विश्व व्यापारीकरण से क्या भाव है और भारत में विश्वव्यापीकरण की क्या प्रक्रिया है, कि भारत में विश्वव्यापीकरण करने के लिए कौन कौन से जो है तरीके हैं जिसके कारण सरकार ने यहाँ पर कदम उठाई है। विश्वव्यापीकरण बहुत ही स्थानीयकरण की एक उलट प्रक्रिया है, यानी स्थानीयकरण का एक उलट ही प्रक्रिया है। स्थानीयकरण समझ सकते हो क्या होता है? स्थानीयकरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, और विश्वव्यापीकरण जो है जनरल से बात है विश्व के साथ संबंध स्थापित करना। ये देखा जाए तो विश्वव्यापीकरण जो बहुत कुछ स्थानीयकरण से उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा है। स्थानीयकरण में हम एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं, लेकिन विश्व व्यापारीकरण में भी ऐसा ही होता है कि एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बसने नहीं जाते हैं, हम व्यापार करने जाते हैं। इसलिए विश्व व्यापीकरण के उल्टा जो है स्थानीयकरण के उल्टा है विश्वव्यापीकरण। समझ गए होगे इस बात को। स्थानीयकरण की प्रक्रिया में किसी सभ्यचारक तत्व का स्थानीय स्वरूप प्रदान किया जाता है। जैसे आप समझ सकते हो, स्थानीयकरण में जो है सभ्यचारक यानी सभ्यता के तत्व को जो है स्थानीय रूप प्रदान की जाती है। जैसे आप देखते हो कोई भी रूल रेगुलेशन होता है तो किसी एक क्षेत्र में होता है, अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अपने रूल रेगुलेशन को भी लेके जाते हैं। निश्चित अर्थों में स्थानीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महान परंपरागत तत्वों का एक स्थानक रूप विकसित हो जाता है। यानी स्थानीयकरण में यही प्रक्रिया है जिसमें महान परंपरागत जो परंपरा हमारी आ रही सदियों से, उनके तत्व जो होता है एक स्थानक रूप में विकसित हो जाता है। आपने देखा होगा कोई तीज त्यौहार जो होता है उसको गांव में मनाने का तरीका अलग ढंग से होता है, शहरों में अलग ढंग तरीके से होता है। और आजकल तो एक रूल बन गई है कि यहाँ पर तो ये त्यौहार भी 2-2 दिन मनाए जाते हैं। कोई पर्व होता है उसको 2-2 दिन मनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कम से कम 1 तारीख से अगर मनाया जाए
तो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन आज देखिए सरकार अपनी एक छुट्टी देती है तो जो है पंडित लोग अपनी एक जो है तिकड़ा मारती हैं। कहते हैं इससे क्या होता है, ताकि वो किसी स्थान समुदाय का एक अभिन्न अंग प्रतीत हो। जनरल सी बात है, हम किसी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर अपनी परंपरा का जो तत्व होता है उसको भी स्थानांतरित कर लेते हैं। कारण यही होता है कि इससे जो है हमें एक अभिन्न अंग मान लेते हैं अपने आप को, क्योंकि उस जो रीति रिवाज का आप अभिन्न अंग हो। और इस गतिशीलता का जो कि विश्वव्यापीकरण में उलट रूप है, और ये विश्वव्यापीकरण अलग ही बताता है। स्थानांतरी जो मैं अभी बता रहा था स्थानीयकरण था, और विश्वव्यापीकरण इसका उलट ही है। कहते हैं मैकिन मेरिट ने स्थानीयकरण कहा है कि इसे स्पष्ट है कि विश्वव्यापीकरण में जो है सभ्याचार का तत्व विस्तार का तत्व चक्कर कुछ उल्टा घूमता है। अर्थात एक छोटे समूह या समुदाय का कोई सभ्याचारक तत्व जब एक बड़े सभ्याचारक समूह में फैल के उसका एक विभिन्न अंग बन जाता है तो उसे हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। तो समझ गए क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ क्या निकाला गया है कि एक छोटे समूह या समुदाय का कोई सभ्याचारक तत्व, यानी किसी समूह का या समुदाय के जो है सभ्याचारक तत्व जब एक बड़े सभ्याचार समूह में फैल के उसका एक अंग बन जाता है तो उसे ही हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। तो इतना ही वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक छोटे समूह से लेके आपके विश्वव्यापीकरण कहते हैं, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसी बात को अगर ढंग से आप समझोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आगे हम इसका अर्थ के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे कि विश्वव्यापीकरण का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सभ्यता, समाज या समाज के दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यानी किसी भी सभ्यता, समाज या समुदाय को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहला यहाँ पर दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ स्थान रखता है कि संपूर्ण संस्कृति या महान परंपराओं को रूप में जो कि समूचे समाज या समुदाय के प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है कि संपूर्ण संस्कृति और महान परंपरा जो पुराने समय से आ रही है, संस्कृति और परंपरा कि जो समूचे समाज या समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी पूरे ही समाज को वो लेके चलता है, तो उसे हम पहले जो है अर्थ बता सकते हैं। दूसरा यही बात है कि उस संपूर्ण समाज का समुदाय या संस्कृति को बनाने वाले छोटे भाग या छोटे परंपरा रूप में जब किसी भी छोटा परंपरा का विस्तार होता है तथा इस दौरान इन जो है समूचे समाज या समुदाय में फैल कर जो है महापरंपरा का एक अंग बन जाता है। यानी कोई परंपरा होती है किसी भी क्षेत्र में जाती है तो उसके लिए वहाँ का एक अंग बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है यहाँ पर विश्वव्यापीकरण किया जाता है। जब ये एक अंग बनता है तो उस प्रक्रिया को हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। देखिए कोई परंपरा है, कोई संस्कृति है, जब किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ पर जब वो उस क्षेत्र में वो संस्कृति और परंपरा उस क्षेत्र का एक अंग बन जाता है तो इसी को हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। साफ शब्दों में है, ठीक है। अगर संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी का कथन है कि एक समाज या समुदाय के किसी सभ्याचार तत्व के छोटे परंपरा का संपूर्ण समुदाय में फैल कर उसका एक अभिन्न अंग बन जाने की प्रक्रिया विश्वव्यापीकरण कहते हैं। समझ में ये भी आ गया होगा कि छोटा सा परंपरा संपूर्ण समाज में फैल कर वो समाज के लिए एक अंग बन जाता है, इसी को हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। साफ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विश्वव्यापीकरण में विस्तार की गति जो है समुचता की एक तरफ होती है तथा वह इस क्षेत्र अर्थ में कि इसमें कोई छोटी सी परंपरा जो कि मूल रूप से किसी एक छोटे समूह में सीमित थी, वह धीरे धीरे संपूर्ण समुदाय में फैलकर एक परंपरा का रूप धारण कर लेती है। तो जनरल सी बात है, कोई छोटा रीति रिवाज आपके समाज में कोई व्यक्ति लेके आया है तो धीरे धीरे फैलेगा और फैलने के बाद ये जो होगा पूरे समाज में एक परंपरा का रूप धारण कर लेगा। और ये आम होती है, ये जनरली हर जगह देखने को हमें मिला है। विशाल दृष्टिकोण से ये भी कहा जा सकता है कि संपूर्ण समाज के अंतर्गत किसी समुदाय के किसी संस्कृति तत्व अथवा परंपराओं को जब समूचे समाज द्वारा अपना लिया जाता है, यानी जनरल सी बात है, कोई परंपरा संस्कृति है
वो सारे के सारे समाज जो है अपना लेता है। तो उस प्रक्रिया के अर्थ छोटे आधार से बड़े आधार की तरफ सभ्याचार तत्व परंपरा के विस्तार की प्रक्रिया को भी सर्वव्यापीकरण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वव्यापीकरण क्या होता है। सर्वव्यापीकरण का अर्थ ही होता है दोस्तों कि इसमें छोटे से बड़े के आधार को जो है आप अपना लेते हो। छोटे जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको बड़े क्षेत्रों में जो है अपना लिया जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर सर्वव्यापीकरण का नाम देते हैं। उसके बाद जो हमारे समक्ष है स्थानीयकरण या विश्वव्यापी में अंतर। देखिए अब क्या हो सकता है स्थानीयकरण तथा विश्वव्यापी में अंतर, यानी डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन टू द प्रोक्लियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट हियर। कहते हैं प्रयोग व्याख्या के आधार पर हम स्थानीयकरण या विश्वव्यापीकरण के नीचे लिखे अंतरों का हम यहाँ पर जो है अंतर देख सकते हैं। पहली तो यही अंतर यहाँ पर आता है आपके समक्ष कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया में बड़े समुदाय और समाज से कोई छोटा समुदाय किसी परंपरा या सभ्याचार तत्व को ग्रहण करता है, जबकि विश्वव्यापीकरण में बिल्कुल ही उलट है। देखिए सभ्याचार में क्या है, स्थानीयकरण में यही होता है कि एक छोटा समुदाय किसी परंपरा या सभ्याचार तत्व को ग्रहण करता है, जबकि विश्वव्यापीकरण में उल्टा होता है। छोटे समुदाय का समूह से कोई परंपरा तथा संपूर्ण समाज समुदाय में फैल जाता है। आप समझ गए होंगे कि स्थानीयकरण क्या होता है कि छोटा समुदाय किसी परंपरा या सभ्याचार तत्व को ग्रहण करता है। छोटा जो होता है समाज वो किसी चीज़ को ग्रहण करता है, और विश्वव्यापीकरण का मतलब होता है कि छोटा समुदाय जो होता है उसके रीति रिवाज पूरे समाज में फैल जाता है। तो उसे हम विश्वव्यापीकरण कहते हैं। बहुत साफ है अंडरस्टैंडिंग आपके लिए। दूसरा अंतर हमारे समक्ष यही आता है कि स्थानीयकरण में कोई बड़ी परंपरा एक समूचे रूप धारण करती है। स्थानीयकरण में एक बड़ी परंपरा समूचे रूप धारण करती है, जबकि विश्वव्यापीकरण में किसी संकुचित परंपरा का विराट या विस्तृत रूप विकसित होती है, यानी धीरे धीरे इसका विकास होकर बहुत विराट रूप धारण कर देता है। जबकि स्थानीयकरण में जो है रूप धारण करते सिर्फ एक बड़ी परंपरा एक समूचे समाज में एक रूप धारण करती है, लेकिन विश्वव्यापीकरण में बहुत बड़ा ये रूल रेगुलेशन बन जाती है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं स्थानीयकरण में फैलाव की गति नीचे की तरफ होती है। देखिए स्थानीयकरण में फैलाव की गति जो होती है नीचे होती है, लेकिन वही विश्वव्यापीकरण में हम देखें तो कहते हैं महान परंपरा के तत्व के समूचता की तरफ फैलाव देखने को मिलता है, यानी ऊपर की तरफ फैलाव देखने को मिलता है और विस्तृत दिखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम बात यहाँ पर करें स्थानीयकरण की, जो कि चौथा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थानीयकरण में महान परंपरागत तत्व का रूपांतरण बहुत ही सीधे साधे सरल तत्व के रूप में होता है। देखिए बहुत आसान है कि परंपरागत तत्व का रूपांतरण बहुत ही सीधे साधे या सरल तत्व के रूप में होता है। उसमें ना तो चमक दमक होती है, ना कोई साहित्यिक जो अब अडंबर ना हो कोई ऐसा उलझन होता है। समझ गए ये बात को, जिसके जल्दी समझ नहीं जा सके, और इसमें समझना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है स्थानीयकरण को। लेकिन अगर हम इसी को देखें विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत तो इसकी डायरेक्ट उलट होती है, विपरीत होती है कि विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया में सरल तथा सादा परंपरा तत्व जो होता है कुछ न कुछ जो है गुज्जल रूप जो ज़रूरत की धारणा कर लेती है। यानी जनरल सी बात है, विश्वव्यापीकरण जो विराट है, विशाल है, तो इसमें उलझनें भी काफ़ी होती है। यानी संक्षिप्त में हम कहा जा सकता है इस बातों को कि स्थानीयकरण विश्वव्यापी परंपराओं का स्थानीय रूप प्रदान करती है। यानी जो है विश्वव्यापी परंपरा जो होती है उसको एक स्थानीय रूप प्रदान करती है, जबकि विश्वव्यापीकरण में किसी अस्थायी परंपरा का व्यापी रूप लेने की प्रक्रिया को प्रकट करती है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत साफ है। स्थानीयकरण में ये होता है कि बड़े बड़े देशों के जो परंपराएं होते हैं वो छोटे छोटे राज्यों में जो है स्थापित हो जाती है। जैसे जनरल सी बात है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि शहरों के रहन सहन जो होता है छोटे छोटे गाँव में भी लोग अपना लेते हैं। तो ये जो होगा स्थानीयकरण होगा। और विश्वव्यापीकरण का मतलब ये होगा कि मान लीजिए गांव के जो रीति रिवाज है शहरों में और वो लोग मनाते हैं तो उसको देखा देखी बहुत से लोग मनाने लग जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हो गया विश्वव्यापीकरण हो गया। तो आप साफ शब्दों में समझ गए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में
विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया के क्या आधार हो सकते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया के आधार क्या हो सकता है। तो जनरल सी बात है, विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया एक समुदाय का समाज में पाई जाने वाले अनेक अवस्थाओं के जो है फलस्वरूप क्रियाशील होती है। तो समझ में आ गया होगा। आधार का मतलब है कोई चीज़ का आधार कहाँ से शुरू होता है, क्यों बनाई जाती है हमारे समाज में, तो ये आधार होता है। ठीक है, यानी बेस ऑफ द प्रोसेस कोलाइजेशन इन द इंडिया, यानी विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया एक समुदाय और समाज में पाई जाने वाले अनेक अवस्थाओं के फलस्वरूप क्रियाशील होती है। यानी ये देखा जाए साधारण शब्दों में, समुदाय और समाज में जो रूल रेगुलेशन पाई जाती है वो क्रियाशील होते हैं, बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, स्टिमुलेट होते रहते हैं। कहते हैं विभिन्न समूहों के बीच पारंपरिक आदान प्रदान विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया को उत्साहित करती है। जनरल सी बात है, विश्वव्यापीकरण तो आपको पता है कि बहुत ही बड़े अमाउंट में होती है, बहुत ही लार्ज होता है, विस्तृत होता है। तो इसमें जो है परंपरा को आदान प्रदान होना सामान्य बात है। और ये स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक समूह एक दूसरे से अलग है तब सभ्याचार तत्वों को न होना भारत में समाज विधानों का जो है असाधारण महत्व है। इसका वर्णन हम नीचे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी देखा जाए तो आधार के रूप में यहाँ पर कुछ बातों को दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट यही आता है हमारे समक्ष, विवाह तथा परिवार में परिवर्तन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत, यानी चेंजिंग इन द मैरिज एंड फैमिली। आपको पता ही होगा हमारे समाज में आए दिन जो है बदलाव देखने को मिलता है, विवाह का रूल रेगुलेशन बदलता हुआ नज़र आ रहा है, परिवार में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। यदि हम किसी भी सामाजिक विधान को समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को चर्चा करें तो ये अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा कि इसके कारण समाजिक परिवर्तन का मांग कितना साफ हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक विधान के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं उसके कारण सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निकलना साफ हुआ है। उदाहरण के तौर पर बाल विवाह निरोधक एक्ट जो कि 1978 को अनुसार 21 साल की आयु से कम लड़के या 21 साल की आयु से कम लड़की का विवाह नहीं हो सकता है। ये विवाह में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है जो विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत आता है। लड़कों का शादी जो है 21 साल निर्धारित की गई है और लड़कियों की शादी जो है 18 साल निर्धारित की गई है। और ये बाल विवाह निरोधक एक्ट जो है 1978 में पारित की गई थी। समझ गए होंगे कि ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसे काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले कमाओ तथा फिर विवाह करवाओ के आदर्श की तरफ लोगों की गतिशीलता में बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले आप काम कीजिए तब विवाह कीजिए, इससे ये होता है कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाती हो। और ये जो है यहाँ पर विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिला है। कहते हैं बच्चों को अपने पाँव पर खड़े होने का मौका भी मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को जो है अपने पाँव पे खड़े होने का मौका मिलना चाहिए। दोनों को जॉब करने का, अपना ज़िंदगी को संवारने का मौका मिलना चाहिए। और देर से विवाह होने के कारण जनसंख्या की दर घटने लगी। इससे दोस्तों ये होता है कि अगर देर से विवाह होती है, लेट होती है, तो जनसंख्या की दर बहुत घटती है। और इस तरह हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 के कारण हिंदू स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, क्योंकि इस एक्ट अनुसार स्त्रियों को पत्नी के रूप में, माता के रूप में तथा पुरुषों के बराबर ही संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो गया। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 1955 में एक्ट जो है बनाई गई और काफ़ी महत्वपूर्ण थी एक्ट। देखा जाए तो 56 में बनाई गई थी एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए बनाई गई थी, जिसमें स्त्रियों को जो है एक पत्नी के रूप में, माता के रूप में और पुरुषों के बराबर यहाँ पर जो है संपत्ति में अधिकार दिया गया। हिंदू विवाह तोड़ने के लिए एक्ट जो है 1955 के अनुसार एक पत्नी को जिंदा रहते पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रावधान है कि हिंदुओं में जब तक एक पुरुष विवाह तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी पत्नी जिंदा है। अगर वो मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, तब जाके वो दूसरा विवाह कर सकता है। अब आपसी सहमति से भी विवाह तोड़ा जा सकता है, यानी आपसी सहमति है जो है पुरुष और स्त्री का, तो विवाह को जो है तोड़ा जा सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसी तरह मुस्लिम विवाह संबंध तोड़ने एक्ट जो है 1939 से यह परिवर्तन सामने आया है कि पहले एक मुस्लिम पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाह संबंध तोड़ने का अधिकार नहीं था। देखिए काफ़ी जो है गलत सिस्टम है कि एक मुस्लिम पत्नी को बिना पति की स्वीकृति के विवाह संबंध तोड़ने का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुष जो है जब मर्जी जो है अपने विवाह को तोड़ सकते थे। पर अब इस एक्ट के अधीन उसके यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि विशेष विवाह एक्ट 1954 के अंतर जाति विवाह का अधिकार आज की नौजवान पीढ़ी को दिया गया है, और यह भी एक वर्णित योग्य परिवर्तन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है देश को कुरीतियों में परिवर्तन। देखिए देश में कुरीति जो है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं देश की कुरीतियों में कैसे परिवर्तन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। दहेज प्रथा कितने सालों से भारतीय समाज के माथे पर कलंक बना हुआ है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत 21वीं शताब्दी में आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दहेज प्रथा ने अपनी जो है जड़ मजबूत कर लिया है, और भारतीय समाज के माथे पर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक है, और न जाने ये कब जो है ख़त्म होगी उसकी दास्तां हम यहाँ पर बयां नहीं कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन या सुधार लाने अथवा इसको समाप्त करने के लिए दहेज निरोध एक्ट 1961 पास किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 1961 में जो है ये लाई गई थी और ये ज़रूरी भी थी समाज के लिए। दहेज निरोधक शोध बिल जो 1986 के अधीन दहेज मांगने के लिए 5 साल की जेल और 15,000 रुपये जुर्माना का प्रबंधन उपलब्ध करवाए गए थे, और ये दहेज निरोधक शोधन किया गया था। लेकिन वर्तमान कानून अधीन विवाह के लिए 2 संपत्ति को दहेज माना जाता है, यानी संपत्ति को दहेज का रूप यहाँ पर माना जाता है। पर इस संशोधन बिल में विवाह के संबंधित सभी लेन देन को दहेज माना जाता है। जो विवाह के समय लेन देन होती है उसको दहेज ही माना जाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए जो है बहुत पार्टी उर्टी रखते हो तो उसको नहीं माना जाता है। अगर लड़के लड़कियों में अगर लेन देन होती है पैसे कपड़े इन चीज़ों की, तो वो दहेज का एक रूप माना जा सकता है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक है। कहते हैं दहेज के कारण न जाने कितने लड़कियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, कितनी माताओं ने जो है फांसी लगा ली, पिताओं ने फांसी लगा ली। आखिर क्यों दहेज प्रथा जो है हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक बना हुआ है? क्या आज समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है? जैसे कहते हैं हमारी बेटी होती है वैसे दूसरी की बेटी भी होती है। दहेज का यहाँ प्रावधान कैसा? दहेज का सिस्टम नहीं होना चाहिए। देखिए जो माता पिता का इच्छा है अपने बच्चों को जो है घर बसाने के लिए खुशी से दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बट ज़बरदस्ती मांगना और अपनी मांगें पूरा करवाना ये कदाचित उचित नहीं है, और इसके लिए तो कड़ी से कड़ी सज़ा बननी चाहिए। मैं ये बात बता दूं आपको साफ तौर पे कि हमारे समाज में इसकी भी बहुत बड़ी प्रावधान है सज़ा देने की, लेकिन आज के समय में कोई बोलता नहीं है। और दहेज प्रथा तो ऐसे आज के समय में घर कर गया है कि कहते हैं दुनिया ही बदल सा गया है। और ये बात सबसे अधिक मुझे देखने को मिला है जो आज के नौजवान पीढ़ी है उनमें। आप सोचिएगा कि आज के समय में नौजवान पीढ़ियों में इस प्रकार कैसे देखने को मिल रहा है। आपने कहीं भी चले जाओ, आप छोटे शहरों में चले जाओ, वहाँ पर लड़कों से पूछिएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब क्यों प्राप्त करना चाहते हो। उनका सिर्फ एक ही वर्ड होता है, अगर सरकारी जॉब रहेगी तो दहेज भी अच्छा खासा मिलेगा। और ये माँ बाप का सोच नहीं होता है, पढ़े लिखे नालायक बच्चों का, लड़कों का सोच होता है, जो पढ़ लिख लेते हैं फिर भी दहेज के लालच में ऐसे कार्यरत में सम्मिलित होती हैं। अगर बच्चा साफ तौर पे मना कर दे तो माँ बाप का जोर नहीं चलता है, लेकिन जब कहते हैं लड़के जो पढ़े लिखे हैं वही अगर दहेज के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, नौकरी प्राप्त कर रहे होते हैं, तो शर्म कीजिए हमारे देश के जो है नौजवानों पे, जो इस तरह से दहेज प्रथा को और जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे जर्नल सी बात है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पता है कि दहेज लेना देना कानूनी अपराध है। कोई आपको खुशी से दे रहा है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन जो है मांगना कहाँ तक उचित है? ये उचित तो कभी हो ही नहीं सकता। और मैं आज माता पिता को इस बात का इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, आज मैं पढ़े लिखे नौजवानों को इसके ऊपर दोषी मानता हूँ कि आज के लोग जो है पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनकी सोच कहते हैं धरती पे ही रहती है। और ये देखिए
पिछले क्षेत्रों में जाके देखिए, वहाँ पर यही प्रावधान है। जो नौकरी कर रहे होते हैं वो 8-8 लाख, जो 20-20 लाखों की मांग करते हैं, कार की मांग करते हैं। जो काम धंधा करते हैं वो लाख, 1.5, 2-2 लाख, 3-3 लाख की मांग करते हैं। सरकारी वाले लोगों को तो और भी मिलती। मैं तो यही बात सरकार से कहता हूँ कि जर्नल सी बात है, आप नौकरी ही बंद कर दीजिए सरकारी। इनकी दहेज की जो इतनी बड़ी बड़ी मांग होती है वो ऑटोमेटिक ही रुक जाएगी, क्योंकि आज के नौजवान की सोच ही नहीं है, तो कहाँ से आगे हमारा देश प्रगति करेगा। हमारा सोच तो पहले से भी गया गुजरा है, और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम विश्व स्तर पर सबसे ऊंचा आ गए, हम विकसित देश बन गए। अरे कहाँ बन गए हो? पहले तो अपने घर की समस्याओं को सुलझाओ, फिर आप जाकर विकसित बन जाना। घर तो संभलता नहीं है, हम विश्व की बातें करते हैं। आज न जाने कितनी लड़कियां जो है दहेज की प्रथा की आड़ में जो है बलि चढ़ गई। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या उन लड़कों को ये बात समझना नहीं चाहिए कि हम अपने ही अर्धांगिनी के साथ जो है दहेज के लिए प्रताड़ना देते हैं, पैसे की मंगवाने के लिए ये करते हैं? यार कि कहाँ तक ये उचित है? तो कहते हैं ये भारतीय समाज के लिए जो है सबसे बड़ा माथे पर कलंक बनी हुई है। अगर अगली पॉइंट पे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि हरिजनों की स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो हरिजन थे उनमें जो है ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। द ड्रास्टिक्स ऑफ चेंज इन द स्टेटस ऑफ द हरिजन। कहते हैं इस देश के लाखों करोड़ों हरिजन सदस्यों ने जितनी ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियोक्ताओं को शिकार बने हुए हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए इस स्थिति में परिवर्तन लाना जरूरत था। नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून जो है 1976 के अनुसार किसी भी रूप में पूछताछ करने, उनके आधार पर किसी भी कोई अयोग्यता लगाने या उसके पक्ष में प्रचार करना आदि को सजा योग्य अपराध माना गया है तथा कठोर सजा की व्यवस्था की गई है। इस एक्ट के हरिजनों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया। देखिए, हरिजनों को पहले जो सहूलियत नहीं मिलते थे, उनका छूत के भेदभाव से देखा जाता था, लेकिन कहते हैं सरकार की जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण हरिजन जो है समाज में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं और हर क्षेत्र में जो है अपना दबदबा दिख रहा है। तो कहा जा सकता है कि हरिजनों की स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिला और उनकी स्थिति जो है काफ़ी सुधरी है, जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है समाज के लिए भी और देश के लिए भी। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो पॉइंट आया है स्त्रियों की स्थिति में जो है वर्णन योग्य परिवर्तन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों की स्थिति में जो है काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है, यानी रिमार्केबल चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। सामाजिक विधानों के फलस्वरूप भारत में स्त्रियों की स्थिति में अनेक वर्णन योग्य परिवर्तन देखने को मिला है। हिंदू विधवा पुण्य विवाह एक्ट जो है 1856 पास हो जाने से विधवाओं के पुण्य विवाह संबंधी नियोक्ता समाप्त हो गई है, वो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये तो आपको पता ही होगा, विधवा विवाह कानून जो है यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण थे और अंग्रेज़ों ने इसको जो है अबोध घोषित किया। पहले के समय में लड़कियों को जो है सती प्रथा से भी गुजरना पड़ता था, लेकिन राजा राम मोहन राय और लाल विलियम बैटरी की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियों के कारण ये समाप्त हुआ हमारे समाज से। तो कहते हैं अगर सरकार इस पर जोर दे तो कोई भी कानून भारत में जो है गलत नहीं रहेगा। कहते दहेज प्रथा भारत में है, जिससे कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है सरकार को ही जाता है। कारण क्या है कि इसमें सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। सख्त जो है यहाँ पर जो है कदम उठाने की ज़रूरत है और नौजवानों को जो है अपनी जो है सोच विचार को बदलने की ज़रूरत है। जब हमारे देश से जो है विधवा विवाह जो है कानून एक्ट पास हो सकती है, तो ऐसे ऐसे एक्ट में क्या रखा है। इस तरह हिंदू विवाह तथा तलाक एक्ट जो 1955 ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ला दिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि विवाह तथा तलाक एक्ट जो बनाई गई थी 1955 ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ला दिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी था। कहते बराबर मजदूरी एक्ट जो है 1976 तथा 1987 द्वारा महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों के बराबर दर पर तनख्वाह पाने का अधिकार बनाकर उनकी स्थिति को और भी ऊंचा उठा दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थे यहाँ पर जो है स्त्रियों की स्थिति में योग्य सुधार परिवर्तन। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए बहुत से एक्ट बनाए गए हैं, सारे एक्ट बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जर्नल सी बात मैं यहाँ पर अब अगर सच्चाई आपको बताऊँ तो ये एक्ट जो है कहीं हद तक किताबों में ही लिखी गई है और सिर्फ बातों में ही है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो कई फैक्ट्रियों में कई जगहों पर पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव होती है।
कहते हैं एक ही काम के लिए दो तरह के जो है नज़रिया रखी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं सरकार रूल रेगुलेशन हर क्षेत्र में बनाई हुई है, लेकिन उसका जो है सही रूप से पालन नहीं हो पा रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है भारत देश के लिए। हाल के विधानों से परिवार तथा विवाह में परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा यहाँ पर। द चेंज इन द फैमिली एंड मैरिज ड्यू टू द रिसेंट लिटिगेशंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। कहते हैं वर्तमान समय में संपूर्ण व्यवस्था न केवल बदल गया है, बल्कि उसमें अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुए हैं, और इन नवीन परिस्थितियों से अनुकूल करने के लिए जरूरी था कि परिवार तथा विवाह से संबंधी प्राचीन शास्त्रीय व्यवस्थाओं में संशोधन किया जाए। देखिए, पुराने समय में जो रूल रेगुलेशन थे उसमें संशोधित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके बिना नए युग से कदम मिलाकर चलना तथा नए ज़रूरतों को पूर्ति करना परिवार तथा विवाह संस्था के लिए संभव नहीं है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पुराने समय के रीति रिवाज को लेकर चलना संभव नहीं है, जो पुराने हैं उनमें बदलाव करने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। और देखा जाए तो विवाह संस्था के लिए संभव नहीं था कि इतने अधिक परिवर्तन हो। इसी उद्देश्य से कुछ विधानों को सरकार ने पास किया इसमें, और इन विधानों से परिवार तथा विवाह में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। पहला अगर देखा जाए तो हिंदू विवाह तथा तलाक एक्ट प्रभाव। सबसे पहले हिंदू विवाह तथा तलाक एक्ट को जो है काफ़ी प्रभावित किया गया। कहते हैं द इफेक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, यानी देखा जाए तो मई 1955 से लागू होने वाले इस कानून ने हिंदू समाज की विवाह की विभिन्न अवस्थाएं तथा परिवार के अनेक रूप में परिवर्तन किया। और इस एक्ट से सबसे पहले परिवर्तन यह आया है कि इसके पास होने के बाद जो है परिवार में पुरुषों की प्रभुता कम हो गई है। यानी जब ये हिंदू विवाह एक्ट जो है तलाक एक्ट पास हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात और बदलाव आया है कि बात जो है परिवार के पुरुषों की प्रभुता कम हो गई है। पुरुष अपनी मनमर्जी से जो है पुरुषों पर शासन करता था, पुरुष अपनी मनमर्जी से स्त्रियों पर शासन करता था। यहाँ शब्दों का हेरफेर है, तो समझ सकते हो कि पुरुष अपनी मनमर्जी से स्त्रियों पर शासन करता था तथा साथ ही परिवार के मामलों में स्त्रियों को तलाक का अधिकार मिल गया। और इस एक्ट से हिंदू परिवार का अस्तित्व प्रभावित काफ़ी हुआ। देखा जाए तो इसे जो है काफ़ी प्रभावित हुआ, और इस एक्ट से अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन विवाह संस्था में हुई, जो कि नीचे लिखित अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पर देखा जाए तो था एकल विवाह, यानी मोनोगैमी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। एकल विवाह उपयुक्त एक्ट पास होने से पहले एक समय एक से ज़्यादा औरतों से विवाह करने की प्रथा जो है हिंदू समाज में खूब प्रचलित थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदू विवाह में पहले जो है काफ़ी प्रचलित थी। बंगाल तथा बिहार में एक कुलीन पुरुष को 100 पत्नियां हुआ करती थी। वो पुराने समय की बात है, जहां बंगाल और बिहार में जो है एक कुलीन पुरुष को, यानी अमीर वर्ग के जो है पुरुष 100 जो है पत्नियां रख सकते थे। उनको याद रखने के लिए रजिस्टर रखना पड़ता था कि कौन कौन उनकी पत्नियां हैं। आप समझ सकते हो ये विचित्र प्रथाएं थी। एक विवाह होने से स्त्रियों को केवल संतान पैदा करने या भोग विलास का साधन मात्र समझने की प्रवृत्ति पर रोक लग गई तथा पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ गई। कहते हैं एकल विवाह काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं एकल परिवार होने से ये होता है कि संतान पैदा और भोग विलास के साधन मात्र समझने की प्रवृत्ति में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिला, जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष था विवाह पुण्य विवाह, यानी विडो रीमैरिज। विधवा पुण्य विवाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए परंपरागत तौर पर विधवाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह फिर से विवाह करे, क्योंकि यह हिंदू विवाह को यथाकथित विवाह आदर्श के विपरीत है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदू विवाह के यथाकृत विवाह आदर्शों के विपरीत है। और उपयुक्त कानून के पास होने से पुण्य विवाह करने के संबंध में विधवा को अधिकार को फिर से एक बार वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि पुण्य विवाह करने से संबंध में विधवाओं को अधिकार को फिर से एक बार जो है वैदिक मान्यता प्राप्त हो गई। और चाहे हिंदू विधवा पुण्य विवाह एक्ट 1836 ने भी पुण्य विवाह के जो है संबंध में विधवाओं को भी सभी निरुयोग्यताओं को दूर कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विधवा पुण्य विवाह होना समाज में क्रांति का रूप देखा जा सकता है, क्योंकि स्त्रियों को यहाँ पर विवाह करने की अनुमति थी। आगे अगर हम बात करें पुण्य जाति विवाह यानी अंत जाति विवाह, पुण्य नहीं है यहाँ, अंत जाति विवाह यानी इंटरकास्ट मैरिज, अंत जाति विवाह यानी दूसरे जातों में। परंपरागत तौर पर हिंदू विवाह की सबसे वर्णित योग्य विशेषता अंतर्विवाह है, जिसके अनुसार हिंदू विवाह अपनी ही जाति विवाह करने का निर्देश देता है। अंतर्विवाह जाति का मतलब यही होता है इंटरकास्ट, यानी अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश देता है। और हिंदू विवाह एक्ट के अधीन हिंदुओं की परिभाषा में हिंदू को अलावा बौद्ध, जैन, सिख भी शामिल है। और ये सभी धर्मों में अंतर्जाति विवाह देखा गया है। ये इंटरकास्ट मैरिज जो है, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, चाहे हिंदू हो, सब में देखने को मिला है। इसलिए स्पष्ट है कि हिंदू विवाह का क्षेत्र काफ़ी विशाल कर देना ही इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार जब विवाह करने वाले दोनों पक्षों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने के संबंध में स्वतंत्र योग्यता होती है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकते हो, जब विवाह करने वालों की आयु 21 साल से कम न हो। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कम से कम बच्चों को जो है नाबालिग होना भी महत्वपूर्ण रहता है। परंपरागत रूप से हिंदू विवाह के अधीन विवाह साथी का चुनाव तथा अंतिम फैसला माता पिता या संरक्षक द्वारा ही होता है। इस प्रकार इस एक्ट द्वारा माता पिता की अजरदारी कम हो गई। यानी देखा जाए जब ये एक्ट पास हुई कि जीवन साथी स्वतंत्र चुनाव, तो इसमें माता पिता का जो है यहाँ पर महत्व कम सा गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाल विवाह पर प्रतिबंध। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, बाल विवाह पर प्रतिबंध। कहते हैं हिंदू विवाह के अधीन परंपरागत धारण यह है कि लड़के लड़कियों का विवाह बचपन में ही कर देना ठीक है, पर 1955 में हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार विवाह की आयु लड़के के लिए 21 साल तथा लड़कियों के लिए 18 साल निश्चित कर दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बाल विवाह पर इसमें प्रतिबंधित किया गया, यानी चेक ऑन चाइल्ड मैरिज। उसके पश्चात था तलाक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, तलाक, डिवोर्स। हिंदू विवाह एक धार्मिक तथा पवित्र माना जाता है। कहते हैं विवाह एक धार्मिक और पवित्र एक कर्मकांड है, इसलिए ये अटूट है। लड़कियों को बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है कि पति देवता है और उसकी सेवा करना ही पत्नी का धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो उसे हर स्थिति में निभाना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों की स्थिति को उन्नत कराने के लिए पुरुष के पक्ष में हिंदू विवाह एक तरफा नियम को जो है समाप्त करने के लिए समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मान्यता देने के लिए और दूसरे विवाह जीवन के सुखी बनाने के लिए तथा विवाह संस्था का गतिशील समाज के साथ अनुकूल करने में सहायता करने के लिए 1955 का हिंदू विवाह तथा तलाक एक्ट पास किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एक्ट द्वारा पुरुषों के जो है निरंकुश अधिकार का अंकुश लगाकर हिंदू विवाह परंपरा आधार को बदल दिया गया। यानी तलाक जो यहाँ डिवोर्स की बात कही गई थी हिंदू धर्म में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पर जो है पुरुषों का एक तरफा वर्चस्व के पे जो है बहुत बड़ा रोक लगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि स्त्रियों को सिखाया जाता है कि पुरुष जो है ईश्वर का रूप होता है, देवता होता है। तो यहाँ पर कहते हैं देवता क्या लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? तलाक जैसे रूल रेगुलेशन, उनके साथ दुराचार संभव नहीं था। इसे सरकार ने जो है 1955 में हिंदू विवाह और तलाक एक्ट पास करके लड़कियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पुरुषों का वर्चस्व को जो है नकारने में हेल्प किया। आगे हिंदू विवाह पुण्य विवाह एक्ट जो था 1856 का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हिंदू विवाह पुण्य विवाह एक्ट जो 1856 बनाई गई काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं इफेक्ट ऑफ हिंदू विदो मैरिज एक्ट 1856 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। यानी एक एक्ट के जो है हिंदू विवाह संस्था परिवर्तित हुई है। एक
देखा जाए तो ये एक्ट से जो है हिंदू विवाह संस्था परिवर्तन हुई है और परंपरागत तौर पर विधवाओं को पुण्य विवाह करने की आज्ञा नहीं थी। यानी विधवाओं को उस समय विवाह करने की आज्ञा नहीं थी और इस एक्ट ने विधवाओं को इस निर्योग्यता को दूर किया था और निश्चित कर दिया कि विधवा का दूसरा विवाह तथा उससे पैदा होने वाली सारी संतानों को जायज़ माना जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर हिंदू विधवा पुण्य विवाह एक्ट पास की गई। इसमें जो है संतानों को लिए भी जायज़ होने का यहाँ प्रमाण दिया गया, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी उस समय। अगला पॉइंट जो आया है बाल विवाह निरोधक एक्ट जो है 1929 का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929 का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट ऑफ द 1929। इस एक्ट से परिवार तथा विवाह दोनों ही परिवर्तित हुई है। यानी इस एक्ट से परिवार तथा विवाह दोनों ही परिवर्तित हुई है और विवाह से इसका प्रभाव यह है कि इसके द्वारा दूसरे बाल विवाह रोकने का प्रयत्न किया गया है। यानी बाल विवाह जो हुई है उसको रोकने का प्रयत्न किया गया है तथा यह कहा गया है कि विवाह के समय लड़कों की आयु 21 साल से कम तथा लड़कियों की आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई, जो बाल विवाह निरोधक एक्ट जो है 1929 में पास की गई। और इसका नतीजा यह हुआ है कि अब परिवार में छोटे आयु वाले बहू पर जो अत्याचार होते थे अब वो नहीं हो सकते। अब लड़की भी बालिग हो जाती है और जो है ससुराल में होने वाले अत्याचार पे जो है अपना जो है बात रख सकती है। लेकिन आज समाज में लड़कियों को, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, कहते लड़कियां वहाँ पर सिमट सी जाती है। इसलिए लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका ज़रूर मिल गया है, लेकिन आज पढ़े लिखे लड़कियां भी जो है आम लड़कियों की तरह ही नज़र आती है। कहते हैं उनको घर में हर तरह के जो है प्रताड़ना दी जाती है, हर तरह के जो है मुसीबतें दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो चुप और शांत रहती है, जो सही नहीं है। कहते हैं लड़कियां संयुक्त परिवार में संतुलन नहीं कर सकती थी उस समय और पढ़े लिखे होने से ये जो है अभी फुटकल की भावना अधिक आ गई है और आज लड़कियां जो है संतुलित करने में सफल रही है और अलग रहने लग जाती है और इस कारण संयुक्त परिवार का विघटन होने लग पा रहा है। तो ये भी कहते हैं कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी इसमें सम्मिलित हैं। आगे अगर एक्ट की बात करें तो विशेष विवाह एक्ट जो 1854 का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, यानी इस एक्ट का विवाह संस्था पर प्रभाव पड़ा है, जिसके अलावा अंत जाति विवाह का वैधानिक रुकावट दूर हो गई है। जो रुकावट पहले समय में थी उसको जो है 1950 एक्ट के द्वारा दूर की गई है। अब हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के मानने वाले आपस में विवाह कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो देख सकते हो कि इस एक्ट ने जो 1954 में बनाई गई थी, इसका प्रभाव आज के समय में काफ़ी देखने को हमें मिल रही है। अगला पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट 1956 का प्रभाव। देखिए कहते हैं उत्तराधिकारी के कारण ही आपको पता 1856 में जो है 57 में जो है क्रांति हुई थी और इसलिए भारत सरकार ने भी इस पे जो है कुछ रूल रेगुलेशन बनाया कि इफेक्ट ऑफ हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। इस एक्ट के अनुसार स्त्रियों को पत्नी के रूप में, माता के रूप में और पुत्री के रूप में तथा पुरुषों के सामान्य संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो गया और यह अधिकार मिल जाने के कारण जो है पारिवारिक संबंध प्रभावित हुए और इससे परिवार की जो है संपत्ति की बांट होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथ ही एक्ट दाया भाग या मिश्र कार इस दो तरह की परिवार प्रणालियों को समाप्त कर दिया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी यहाँ पर। उसके पश्चात था हिंदू नाबालिग तथा सुरक्षा एक्ट जो 1856 का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदू नाबालिग तथा सुरक्षा एक्ट 1956 का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द मिनोरिटी ऑफ ग्रांटीशिप एक्ट 1956। इस एक्ट के अनुसार हिंदू लड़के लड़कियों को गोद लिया जा सकता है। यदि पुरुष किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो वह ज़रूरी है कि वह कम से कम 18 साल का तथा शुद्ध मन का हो। यानी पुरुष किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो वह 18 साल के ऊपर होना चाहिए और शुद्ध मन का भी होना चाहिए। जब स्त्रियों को भी गोद लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है तो इस तरह स्त्री और पुरुष दोनों को गोद लेने के सामान्य अधिकार मिल गए हैं। गोद लिया गया बच्चा अपने जन्म लेने वाले माता पिता और हमेशा के लिए अलग हो जाता है तथा गोद
लेने वाले पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी बन जाता है। इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक हिंदू का यही कानून कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी, नाबालिग लड़के, कुंवारी लड़कियां तथा बूढ़े माता पिता का पालन पोषण करें। अब पुत्र और पुत्रियां दोनों ही कानूनी तौर पर मजबूर हैं कि अपने बूढ़े और रोगग्रस्त माता पिता का पालन पोषण करें, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट बनाई गई थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है दहेज निरोध एक्ट, जो कि 1961 का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दहेज निरोध एक्ट, जो कि इफेक्ट ऑफ डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। इस एक्ट का प्रभाव परिवार तथा विवाह संस्था पर पड़ा है, और विवाह की शर्त के रूप में वर मूल्य देना सज योग्य अपराध है। यानी किसी तरह का मूल्य देना सजा और योग्य अपराध होती है, और इसलिए अब लोग वर मूल्य देने से डरने लगे हैं। भाव वर मूल्य देना अभी भी बंद नहीं हुआ है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज भी इसे लागू अच्छे से नहीं किया गया है। लोगों को जो भी लेना देना होता है उनके स्व इच्छा से दी गई भेंट के रूप में लेते या देते हैं। फिर भी विवाह की जरूरी शर्त और अंग के रूप में वर मूल्य की जगह अब सर्वैधानिक हो गया है। साथ ही इस एक्ट के पास हो जाने से परिवार में स्त्रियों का आदर बढ़ने लग जाने की आशा की जा सकती है। देखिए, दहेज प्रथा अगर हमारे समाज से ख़त्म हो जाता है तो बहुत बड़ी जो है कुरीतियाँ समाप्त हो सकती है, और इसलिए सरकार ने दहेज निरोध एक्ट 1961 बनाई है, लेकिन फिर भी जो है इस पर कोई कदम अच्छे से उठाई नहीं गई है। अब चलिए निष्कर्ष पे हम विचार कर लेते हैं कि नतीजा क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या है। कहते हैं नतीजे वश कहा जाता है कि भारत में समाजी विधानों का सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर भी सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक विधान कितने प्रभावशाली रहेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि इस विधानों को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा सकता है। नतीजा में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करके सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक कानून सहायक तो हो सकते हैं, पर पुण्य तौर पर इसको दूर नहीं किया जा सकता। देखिए, जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उसको जो है प्रभावित रूप से लाना बहुत ज़रूरी है, और ये निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता में खास करके गांव क्षेत्रों में अच्छे जनमत की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो जनमत भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा तभी संभव है जब सामाजिक शिक्षा द्वारा, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य द्वारा तथा उन्नति की सही व्याख्या का अधिकार प्रभाव द्वारा समाज के लोगों को तैयार किया जाए, और उनको जो है इन समस्याएं, बुराइयों की वास्तविकता को समझे और इनके अपने दिलों से निकाल दें। देखिए, हमारे समाज में अगर इन कानूनों, इन रूल्सों को, जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना है तो नौजवानों को आगे लाना पड़ेगा, और वही जाके इन चीज़ों को जो है सही रूप दे सकते हैं, क्योंकि आज नौजवान ही इन चीज़ों में लिप्त हो चुके हैं। आज देखा जाए तो वृद्ध लोग इसमें लिप्त नहीं हैं, आज के समय में नौजवान इसमें लिप्त हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने आपको बताया अभी कि आज अगर नौजवान कोई सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहता है तो वो सिर्फ शादी करने के लिए ही करना चाहता है, इवन कि उसको दहेज मिले, और ये गांव क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। मैंने देखा, जाना, सुना, इसलिए ये बात आपको भी पता होगा कि आज जितने भी नौजवान हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ दहेज के लिए ही करना चाहते हैं, और जब तक इन नौजवानों की सोच नहीं बदलेगी समाज जो है इन कुप्रथाओं से मुक्त नहीं हो सकता, और मुक्त तभी होगा जब हमारे देश में इन नौजवानों को जो है सही मार्गदर्शन होगा, और सही मार्गदर्शन करने का सिर्फ एक ही साधन है, सही शिक्षा होना जरूरी है। अगर शिक्षा उनको सही मिलती है तभी जाके इन चीज़ों को जो है दूर किया जा सकता है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करके कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।